हे हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सब बढ़िया हो। सो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी करेंगे, ठीक है। और क्लास नाइन्थ से शुरू करेंगे। अच्छी बात यह है इकोनॉमी में कि यहाँ पे सिक्स सेवन्थ एट्थ में आपको इकोनॉमी नहीं पढ़नी, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ये सब पढ़ना होता है। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मैं हूं आपकी एजुकेटर, आपकी दोस्त, आपकी बड़ी बहन, आपके गाइड, आप कुछ भी समझो। मेरा नाम रमा शर्मा है। मैं आपको पिछले 2 साल से करीब करीब जो है यूपीएससी के अलग अलग सब्जेक्ट्स और सीसेट वगैरह की गाइडेंस दे रहे हूँ। यूट्यूब पर ये चैनल है कैरियर गोल्स। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेस सब्सक्राइब बटन, और आगे आने वाले सारे सेशंस में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस आप लोगों को पता होगा। मैंने एक काफ़ी रिनाउंड यूट्यूब चैनल सब स्टडी इस पे पढ़ाया है। मैंने अन अकेडमी पर 1.5 साल पढ़ाया है। और अभी जो है मैं आपको अपने चैनल पर यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कराने वाले हूँ जीएस पेपर 3 की, ठीक है। जीएस पेपर 3 की इस कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज में सबसे पहले हम लोग करेंगे एनसीईआरटीज, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ड करना सबसे ज़रूरी है। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इकोनॉमी, जिसमें बच्चे एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत कतराते हैं, ठीक है। तो आज हम क्लास नाइन्थ करने वाले हैं। क्लास नाइन्थ इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इसमें 4 चैप्टर्स है, ठीक है। जिनमें से 4 चैप्टर्स में से आज हम 2 चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ लेंगे। तो सबसे पहला मतलब ये जो बुक का नाम है, आई थिंक बुक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इसमें 4 चैप्टर्स हैं, जिनमें से 2 आज हम लोग करने वाले हैं। पहला एक स्टोरी है गांव की, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। नोट्स आपको इसके टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का डिटेल्स आपको दिया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप का भी डिटेल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड चैप्टर है पीपल एज अ रिसोर्स, ठीक है। पीपल एज अ रिसोर्स, ये सेकेंड चैप्टर का नाम है, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तीसरा है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, यहां से आप धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को समझना शुरू करेंगे, ठीक है। पॉवर्टी एज अ चैलेंज। और लास्ट जो आपका चैप्टर है दैट इज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। आप इस कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स कर सकते हैं। क्लास जब स्ट्रीम होगी तो मैं आपको सारे के सारे कमेंट्स देखूंगा, और आपका जो भी डाउट होगा उसको हम यहीं पर क्लियर करेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप जल्दी से जल्दी कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और जैसे ही चैनल जो है यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो अभी 600 के करीब होने वाले हैं। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो हम लोग लाइव क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे एक एक बच्चे को भी और जोड़ेंगे अपने साथ, तो बहुत ही जल्दी ये टारगेट अचीव हम कर लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली बात है कि मैं हमको पहले ये बता दो इकोनॉमी क्या है। व्हाट इज इकोनॉमी, ठीक है। तो अभी हम बहुत ही बेस से शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ेगा, आप लोगों का साथ और आप लोगों का प्यार मिलेगा तो हम बहुत ही डीप में जाके स्टडी करेंगे यहाँ पे। और एक्सरसाइज से मेरा मतलब यहाँ पर ये, आप जैसे टाइटल में देख रहे होगे, एक्सरसाइज से मतलब है कि जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो उसके बाद कुछ सवालों के जवाब आपको पता होने चाहिए। तो वो सवाल क्या हो सकते हैं और उनके जवाब आप किस तरीके से दे सकते हो, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगे। इकोनॉमी इज, ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ
इट इज द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी मैम, प्रोडक्शन की स्टडी। ठीक है, कितना निर्माण हो रहा है मैम, वो निर्माण क्यों हो रहा है, क्योंकि डिमांड है। डिमांड क्यों है, क्योंकि लोगों को कंज्यूम करना है, तो कंजम्पशन की, खपत इसको बोलते हैं, इसको निर्माण बोलते हैं। प्रोडक्शन, निर्माण, निर्माण के साथ साथ जुड़ी हुई उससे खपत। खपत कैसे होगी, जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन से साथ साथ हमने सबसे पहले देखा एक्सचेंज। एक्सचेंज जिसको हम हिंदी में कहते हैं विनिमय। ठीक है, लेन देन। पहले जो है क्या चलता था, बार्टर एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम चलता था, है ना। आज मैं आपको इकोनॉमी जब हम पूरा ये कर लेंगे ना एनसीईआरटी, तो फिर से एकदम बेसिक से डेप्थ में पढ़ाऊंगे। अभी सिर्फ हम कॉन्सेप्ट पे कोशिश कर रहे हैं कि जो अपना ये एनसीईआरटी वाला पोर्शन है ना, एनसीईआरटी को एनसीईआरटी के तरीके से पढ़ें। तरीके से मतलब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से तो ऑब्वियसली पढ़ेंगे ही। ठीक है, लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके बाद और क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या एनसीईआरटीज में कवर होगा। तो क्लास 9th इकोनॉमी चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। नोट्स विल बी इन योर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप। तो सबसे पहले देखते हैं आप लोग, अच्छा आप लोगों के पास में कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम बुक्स अभी क्या क्या होनी चाहिए। तो फिलहाल तो एनसीईआरटी की ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो मैं नहीं चाहते कि आप लोग अभी से बहुत मोटी मोटी किताबें खरीद के फिर उनको भी देखने लग जाओ। अगर आप लोग 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं तो ई पाठशाला करके एक गवर्नमेंट की ऐप है, आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको किताबें खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑल एनसीईआरटीज यहां पर आपको दे रखी हैं। ठीक है, ऑल एनसीईआरटीज दे रखी हैं। ये ऐप कुछ इस तरीके की दिखती है, गवर्नमेंट की ऐप है तो इसका प्रमोशन करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये नीचे से सेकंड वाली लाइन में ये वाला ई पाठशाला करके। ठीक है, ई पाठशाला आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, और इसको आप क्लिक करेंगे आपको सारी बुक्स मिलेंगी इधर। ठीक है, और क्लास 6 से लेके हिंदी इंग्लिश उर्दू तीनों ही माध्यम में आपको ये किताबें मिलेंगी। और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं, चैप्टर वाइज डाउनलोड करना चाहते हो चैप्टर वाइज डाउनलोड कर सकते हो, पूरा का पूरा बुक डाउनलोड करना चाहते हो पूरी की पूरी बुक डाउनलोड कर सकते हो। किसी को फिर भी अगर दिक्कत आ रही होगी तो एक दिन मैं इसके लिए भी ऐप बना दूंगे, मतलब सॉरी ऐप नहीं, एक दिन इसके लिए भी वीडियो कर लेंगे हम लोग। तो चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं, स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर। इंग्लिश में नोट्स रहेंगे, जो हिंदी वाले बच्चे हैं अगर, तो वो ई पाठशाला ऐप पर उसको हिंदी में डाउनलोड करके साथ साथ पढ़ सकते हैं। और मेन चीज़ है कि हमको समझ में, हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो रही है, चीज़ें हमको समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पर एक ऐसे ही एक गांव ले लिया है, हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लिया है, गांव का नाम है पालमपुर। ठीक है, अब पालमपुर को क्यों जो है यहाँ पे अज्यूम किया है, क्योंकि एनसीईआरटीज की एक खासियत है कि वो क्योंकि वो बच्चों के लिए है, राइट। तो वो आप लोगों के लिए तो है ही, लेकिन जो 9th में क्लब बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए भी है, प्राइमरली वो उसके लिए है। तो जब वो उसके लिए, तो उसको ना चीज़ें सिखाने के लिए बच्चे को, तो वो इस तरीके से कहानियां बना के सिखाते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पर जब हमने सबसे पहले बात करी कि मैम व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब प्रोडक्शन की बात करेंगे तो इस चैप्टर में ना हम इस प्रोडक्शन के जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स को बात पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है निर्माण के लिए, छोटे आधार पे। आप लोग एमएसएमई वगैरह बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। डेयरी प्रोडक्शन आपने सुना होगा, ट्रांसपोर्ट आपने सुना होगा। ये जो है कुछ कुछ चीज़ें हैं जो गाँव में होती हैं। ठीक है, पालमपुर एक छोटा सा गांव है जहाँ पे हर गांव में जनरली जो है भैंस गाय ये सब मिलते हैं, तो वहाँ पे डेयरी प्रोडक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, कुछ गांव से, गांव के जो लोकल प्रोड्यूस आइटम्स हैं उनसे कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो प्रोडक्शन बहुत ही छोटे स्तर पर आपको यहाँ पे इस तरीके से समझाया हुआ है, और काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं जिनको हम कंबाइन करके कुछ चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अगर एक बात मैं करूँ, डस्टर की बात करूँ, डस्टर आप लोगों ने बचपन में देखा होगा ना, ब्लैक बोर्ड साफ करने वाला डस्टर, व्हाइट बोर्ड साफ करने वाला डस्टर। वो डस्टर को बनाने में हमको क्या क्या चीज लगती है, वो डस्टर को बनाने में हमको एक वुडन ब्लॉक लगता है, लकड़ी का एक टुकड़ा, एक डस्टर को बनाने में।
ठीक है। आगे एक कपड़ा, एक गत्ता लगता है, फोम कह सकते हैं, मतलब मान लो मैंने अभी उसको फोम बोल दिया है, ठीक है। फोम या फिर कोई भी मतलब आप कह सकते हैं टेक्सटाइल मटेरियल, कोई कपड़ा लगता है, कुछ क्लोथ, मतलब इस तरीके से कुछ मान लो, ठीक है। उसको चिपकाने के लिए, ठीक है, एक गम लगता है, ग्लू जिसको बोलते हैं, ठीक है, ग्लू। तीन चीजें लगाओगे तब जाके आप, अब ये वुडन ब्लॉक क्या मैम हमेशा ऐसे ही सेप साइज में मिलते हैं? नहीं, लकड़ी के बड़े बड़े पीसेस होते हैं, उनको काटा जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में काटते हैं, वो साइज का। अब ऐसा नहीं है ना कि मतलब ब्लैक बोर्ड के लिए इतना बड़ा डस्टर ले आओगे, इतना डस्टर की जनरली मतलब आपकी एक हाथ के बराबर का आपका साइज होता है। तो बहुत सारी चीजों को कंबाइन करके तब जाके हम अपने कोई काम की चीज बना पाते हैं। और ऐसे ही गुड्स एंड सर्विसेज, दो तरीके की चीजें होती हैं, व्हाट इज गुड्स, व्हाट आर सर्विसेज। तो इंसान दो तरीके से काम करता है। इंसान का डेवलपमेंट की अगर बात करें, डेवलपमेंट कब होता है? जब इंसान काम करता है, यानी कि प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ेगी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी जितना ज्यादा से ज्यादा निर्माण होगा तो इंसान का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। प्रोडक्टिविटी बढ़ने के लिए इंसान दो चीजें करेगा, या तो खुद मैन्युफैक्चरिंग करेगा, गुड्स प्रोड्यूस करेगा, या फिर कोई ना कोई सर्विसेज करेगा, किसी ना किसी को कुछ सर्विसेज देगा, ठीक है। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा? एम्प्लॉयमेंट, पैसा कैसे आएगा? यही दो ही चीजें हैं, या तो खुद अपना कुछ बनाओ, खुद मैन्युफैक्चरिंग करो, मार्केट में बिको, या फिर किसी और के लिए सर्विसेज अपनी दो, ठीक है। और ये दोनों ही चीजें आपको किस चीज की तरफ ले जाती हैं? ये दोनों ही चीजें आपको जीडीपी की तरफ ले जाती हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। खैर इसके बारे में अभी बाद में चर्चा करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। बेसिकली ये टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक देश के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, चाहे वो कोई फॉरेन कंपनी कर रही है, चाहे वो कोई बाहर की कंपनी कर रही है, चाहे वो कोई देश की कंपनी कर रही है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बाहर का है या देश का है, इसीलिए कहते हैं ना कि बाहर का एफडीआई आई, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, ठीक है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश के अंदर आएगा, वो यहाँ पे आके कुछ चीजें बनाएंगे तो हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी। क्योंकि जीडीपी क्या है? जीडीपी इज ऑल अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन दी कंट्री, ठीक है, विद इन दी कंट्री, जो कि एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब कुछ लोग क्वार्टरली जीडीपी काउंट करते हैं, कुछ लोग अर्धवार्षिक जीडीपी काउंट करते हैं, कुछ लोग वार्षिक जीडीपी काउंट करते हैं, एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जो भी है। वापस चलते हैं अपने क्लास 9th की कहानी पे। पालमपुर एक छोटा सा गांव है जिसके अंदर लोग आपस में वेल कनेक्टेड हैं। अच्छा, लोग आपस में वेल कनेक्टेड है, गांव भी जो है दूसरे गांव से, जैसे कि एक रायगंज नाम का गांव यहाँ पे बोला है, उससे कनेक्टेड है। यहाँ पर बैलगाड़ियां हैं, यहाँ पर टांगे हैं, यहाँ पर बोगी है, यहाँ पर मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, इस तरीके के अलग अलग ट्रांसपोर्ट्स हैं जो कि पालमपुर की रोड फैसिलिटीज की वजह से यहाँ पर पाए जाते हैं। और आगे बात करेंगे तो ये जो गांव है, यहाँ पर दो प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है। ऐसा आपको एनसीईआरटी खोल के बैठोगे तो आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा। मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आप लोग इकोनॉमी की एनसीईआरटी तो वैसे भी बहुत कम पढ़ते हो। एक प्राइमरी हेल्थ केयर यानी कि हेल्थ सेंटर यानी कि स्वास्थ्य केंद्र है जिसको कि सरकार चलाती है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, ठीक है। एक सरकारी हेल्थ सेंटर है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। इस पूरे के पूरे गांव में करीब करीब 450 अलग अलग कास्ट की फैमिलीज रहती हैं, ठीक है। 450 अलग अलग कास्ट की फैमिलीज आपको यहाँ पे मिलेंगी, जिसमें से यहाँ बताया कि 80 अपर। अब ये सारी चीजों का क्या जरूरत है क्या? आगे देखते जाओ, ठीक है। 80 अपर कास्ट की फैमिलीज है, ठीक है, जिनके पास में मेजोरिटी में लैंड है, जमीन पर सबसे ज्यादा जो है आधिपत्य इन्हीं का है। 1/3 जो है टोटल पॉपुलेशन के वो शेड्यूल्ड कास्ट है, 1/3। 450 अलग अलग फैमिलीज में 1/3 ऑफ फैमिलीज शेड्यूल्ड कास्ट की है। मोस्ट ऑफ द हाउसेज में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, बिजली आती है। छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट है, शॉपकीपिंग, छोटी छोटी दुकानें हैं, फार्मिंग यानी कि खेती जो है, इनका प्रोडक्शन एक्टिविटीज का काम है यहाँ पर। आगे देखा जाएंगे तो जो छोटी छोटी दुकानें हैं, ट्रांसपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है और फार्मिंग है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं ये लोग प्रोडक्शन को? तो गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पूरा का पूरा ये जो मेन काम होता है प्रोडक्शन का मेन काम क्या है? टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड टू प्रोड्यूस द सर्विसेज, है ना। प्रोडक्शन में दो ही चीजें होती है, ठीक है। क्या होता है? टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, राइट।
और फिर उनको क्या करोगे आप, डिमांड के हिसाब से आप बेचोगे। सही बात है, प्रॉफिट होगा, प्रोडक्टिविटी होगी। लैंड, लेबर, कैपिटल। अब वही अगर मैं बात करूं डस्टर वाली, तो डस्टर जब बन के आया तो हमें तीन चीजें दिखी आमतौर पे कि बच्चों देख के क्या देख रहे हो कि जी एक लकड़ी का टुकड़ा है, वुडन ब्लॉक है, और जी एक जो है उस पे कुछ फोम टाइप का एक कवर है, ठीक है, जिससे हम मिटा रहे हैं। और एक बच्चा थोड़ा चालाक सा था, उसने कहा जी ये लकड़ी के टुकड़े और कपड़े को चिपकाने के लिए ना एक कुछ ना कुछ ग्लू लगाया होगा, जरूर कुछ ना कुछ चिपकाने का मैकेनिज्म किया होगा। ठीक है, बच्चों ने ये सब बताया। अब लेकिन ये लकड़ी का टुकड़ा, अब टीचर ने पूछा कि ये लकड़ी का टुकड़ा ऐसे ही था क्या, कि पेड़ में से काट के सीधा सीधा डस्टर बन गया क्या? नहीं। तो उसके लिए क्या चाहिए, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहिए। प्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहिए जहां पे आप बड़े लकड़ी के वुडन ब्लॉक को छोटे छोटे अपने डिजायरेबल साइजेस में क्या करोगे, काटोगे। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए लैंड, ठीक है, जमीन जहां पे आप ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने ले लिया। और उसके लिए काम करने के लिए आपको लेबर चाहिए। लेबर के साथ साथ, अब लेबर ऐसे फोकट में तो काम करेगी नहीं, आपको चाहिए कैपिटल। कैपिटल यानी कि दमड़ी, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी। ठीक है, और पूंजीपति लोग पूंजी लगाते हैं, हम जैसे लोग लेबरी का काम करते हैं, है ना। समझे कि नहीं समझे? तो हम अपनी लेबर क्या है, लेबर अपनी सर्विसेज दे रहा है, और पूंजीपति अपनी पूंजी लगा के गुड को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है एक रॉ मटेरियल को। ठीक है, प्रोसेसेस दी रॉ मटेरियल, लैंड लेबर कैपिटल लगा के रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेस करते हैं। अब ये रॉ मटेरियल डस्टर के केस में क्या होगा, डस्टर के केस में होगा ये वुड, बड़ी लकड़ी। डस्टर के केस में ये बड़ी लकड़ी होगी, और बड़ी लकड़ी को काट के रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में करेंगे हम प्रोसेस। यहां पर अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे क्या है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सोशियोलॉजी ऑप्शनल में भी आप ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वगैरह ये सब पढ़ते हो। ठीक है, जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, कई जगह पे मैम आपको वाटर भी चाहिए। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, कोल भी चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। नेचुरल रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर। अब जमीन, जो जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उसी में आती है ना, जमीन, धरती, भूमि। वाटर भी क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, ये इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। जिन इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा कार्य क्षमता चाहिए, फॉर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, लेबर आपको चाहिए बहुत ज्यादा। ठीक है, और लेबर इंटेंसिव यानी कि कुछ ऐसी भी होती हैं जो लेबर इंटेंसिव नहीं होती, जी हाँ, जैसे कि गृह उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु कुटीर उद्योग, वहां पे घर के ही लोग आपस में मिलकर काम कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देती हूँ, आप लोग छोटे छोटे जब बच्चे रहे होगे, तो जब आप दुकान से सामान लेके आते होगे तो दुकान वाले अंकल ना आपको एक खलते में सामान देते होंगे। खलता इज अ पेपर वाला, ठीक है, एक पाउच। वो पेपर पाउच लोग कैसे बनाते थे, पहले अखबार ले लिए, ठीक है, न्यूज़पेपर ले लिया, या तो खुद के घर पे आते हैं या खरीद लिए रद्दी वाले से। उसके बाद आटे की लेई बनाई, आटे के अंदर पानी डाला और कुछ मतलब ऐसे उसको मिक्स किया, और आटे मतलब उस पेपर को काट के वो आटे से चिपका के पूरा खलता बनाते थे। जनरली ये काम ज्यादा कौन करते थे, जिनके घर में खुद परचून की दुकान होती थी, ग्रोसरी की। अब आज तो सुपर मार्ट्स आ गए हैं और ग्रोसरी मार्ट्स आ गए हैं। पहले परचून की दुकान वाले, जो छोटे छोटे दुकान वाले होते थे, वो ये करते थे, क्योंकि बाहर से बाजार से खलता लेके आना, दैट इज उनके लिए एक एडिशनल कॉस्ट होती थी। अब लेबर रिक्वायर है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, उनको चाहिए पैसा, क्योंकि बिना पैसे क्यों काम करेगा, तो फाइनेंशियल एड। और ये सब के लिए क्या चाहिए, पूंजी चाहिए। पूंजी इज रिक्वायर्ड यानी कि कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब फिजिकल कैपिटल आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। अब कैपिटल दो तरीके की होती है, एक तो होता है पैसा, जो आप महीने की सैलरी पे दे रहे हो। आपने किसी को रखा काम पे, एक महीना उसने काम किया, एक महीने काम करने के बाद इस आशा में कि आप उसे पैसे देंगे और एक महीने बाद आप पैसे दे रहे, लेकिन एक महीने काम करते समय वो काम किस चीज पे कर रहा है, जिस चीज पे, जिस मशीन पे काम कर रहा है, दैट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन। ठीक है, वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल होते हैं, दो तरीके का कैपिटल होता है, एक फिजिकल एक वर्किंग। मनी होता है,
मनी इन हैंड, आपके हाथ में कितना पैसा, वर्किंग कैपिटल। और एक होता है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स कैपिटल में टूल होते हैं, मशीन्स होती हैं, मतलब एक बार आपने जो लगा दिया फिक्स है ये। एक बार आप मशीन खरीद के ले आए, लेथ मशीन है आपकी, कटिंग मशीन है, आरा मशीन है, आटा पीसने वाली चक्की की मशीन है, ठीक है, या फिर डिस्पोजेबल बनाने वाली मशीन है, दैट इज वन टाइम कॉस्ट। बिल्डिंग आपने खरीद ली या रेंट पे ले ली या खड़ी कर ली अपनी, वन टाइम कॉस्ट। टूल्स आपने ले लिए, दैट इज फिक्स कैपिटल, जेब में से पैसा आप ही के जा रहा है, पूंजीपति व्यक्ति के पैसे यूज हो रहे हैं, दैट इज फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है, रॉ मटेरियल तो आपको बार बार मंगाना पड़ेगा ना, मनी आपके हाथ में होना चाहिए सैलरीज देने के लिए, वो तो आपको चाहिए ना। ये वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक होता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है, जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं वो ह्यूमन कैपिटल है। अब देखो, मान लो कि मैं अंबानी हूं, ठीक है, और तुम अडानी हो, हमारे तुम्हारे पास में बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि हम बहुत कुछ बना सकते हैं। हम बनाने के लिए बिल्डिंग खरीद ली हमने, मशीन ला के रख दी, विदेशों से टूल्स ले लिए, हमारे पास में पैसा, वर्किंग कैपिटल भी बहुत है, फिक्स कैपिटल भी हमने यूज कर लिया, फिजिकल कैपिटल भी है। अब अंबानी अडानी अगर अपने अपने बच्चों को भी लगाएंगे ना, तो बच्चे भी कितने, दो चार ही बच्चे हैं। दो चार बच्चे लगाने से क्या तुम्हारा प्रोडक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। तो आपको चाहिए कुछ लोग, बहुत सारे लोग जो आपके लिए काम करें, वही लोग क्या है, ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है, वो पूंजी है तुम्हारी। वर्कर्स जो है पूंजी होते, लेबर इज द पूंजी, कैपिटल है ये, मालिक के लिए ये भी कैपिटल है, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर सेलिंग पर्पज, ठीक है, कभी आपको सेल्समैन की भी जरूरत पड़ती है। तो अब ये सारी चीजें क्या है, प्रोडक्शन की ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से मैनेज करते हैं, और तब जाके हमको मिलता है क्या, फिनिश्ड गुड, राइट, तब जाके हमको ये फिनिश गुड मिलता है। फार्मिंग इन पालमपुर, अब देखो मैं बहुत ना आराम से पढ़ा रही हूँ आपको, भले ये यूट्यूब है, यहाँ पे आपको छोटी छोटी वीडियोस मिलती हैं, लेकिन बहुत आराम से पढ़ा रहे। फार्मिंग पालमपुर में कैसे होती है, क्योंकि फार्मिंग में तो ऐसा नहीं है कि आज ये खेत है तो इसको उठा के दूसरे गांव ले जाओ, लैंड तो फिक्स होती है, ठीक है। मेथड ऑफ कल्टीवेशन अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कि राबी की फसल है तो उसके लिए अलग होगा, खरीफ की फसल है तो उसके लिए अलग होगा, ठीक है। अगर आप सब्जियां उगा रहे हो, वेजिटेबल्स, तो उसके लिए अलग होगा। अगर आप ग्रेन्स उगा रहे हो तो उसके लिए आपका मेथड ऑफ कल्टीवेशन अलग होगा, सब्जियों के लिए अलग होगा। जैसे आलू के लिए आप मशीन नहीं लगाते हो, आलू आप यूं ही खोद लेते जनरली गाँव में, ठीक है। या फिर जैसे कि आप तरबूज का आपने वो पूरा का पूरा प्लांटेशन लगाया, तो वो आप ऐसे, उसके लिए मशीन नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप चावल धान की खेती कर रहे हैं तो आपको कल्टीवेशन का मेथड अलग होगा। मल्टीपल क्रॉपिंग्स होती हैं, कई जगह सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न होता है, कई जगह मल्टीपल, मतलब साल में कई सारी फसलें उगाते हैं। आजकल मॉडर्न फार्मिंग भी आ गई है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फार्मिंग जो है पालमपुर या किसी भी गांव में इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड, लैंड कितनी उपजाऊ है और कब तक उपजाऊ रहेगी, ठीक है। लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किसके पास में कितना है, ठीक है। लेबर कितनी है, मान लीजिए कि अब मेरे पास पूरे गांव में मान लो 500 एकड़ जमीन है, जिसमें से मान लीजिए कि 250 एकड़ जमीन जो है 5 लोगों के पास है, 5 लोगों के पास 250 एकड़ है, और बाकी रेस्ट ऑफ दी गांव में मान लीजिए 450 लोगों का गांव था, तो मान लीजिए, मतलब ये 5 लोगों की फैमिली अलग कर दो, तो मान लीजिए 400 लोगों के पास में पूरा का पूरा कितना है, बचा हुआ 250 एकड़ है। समझ रहे हैं आप, 50 लोगों के पास में 250 एकड़ और 400 लोगों के पास में 250 एकड़। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड किस तरीके का है। अब ये जो 250 एकड़ वाले 400 लोग हैं, ये तो अपने अपने खेतों में खुद ही काम करेंगे, क्योंकि सबके पास में पीसेज ऑफ लैंड बहुत ही कम कम होगा। लेकिन ये जो 50 लोग हैं, पूरा खानदान जो 50 लोगों का है, 5 लोगों की फैमिली जिसमें 10-10 लोग, 50 लोग हैं, इनके पास में जो 250 एकड़ जमीन है, इनको चाहिएगी लेबर, इनको लेबर चाहिएगी। फिर जब, क्योंकि ये बड़ी खेती है तो इनको चाहिएगी मशीन, जब आपका कल्टीवेशन होगा उस टाइम पे, तो इनकी कैपिटल भी रिक्वायरमेंट। कैपिटल और किस चीज में होती है मैम, जब आप बीज बोते हैं, सोइंग ऑफ सीड्स करते हैं, तो भी तो आपको पैसे लगा के ही तो अनाज का बीज खरीदना होता है। फिर आप पेस्टिसाइड और ये सब लगाते हैं, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स लगाते हैं, तो भी तो आपका पैसा लगता है ना। सेलिंग, अब ये सब बन गया। अब ये प्रोडक्शन कैसे होगा मैम, अब खेती की फसल जो है कट के आ गई, फसल कट के आ गई, फार्मर 50 एकड़ की पूरी, जो मतलब 250 एकड़ को पूरा खा लेगा क्या साल में, नहीं खाएगा, ये बेचेगा, और ये बेचेगा तो फार्म प्रोडक्ट को बेचना, ठीक है, दैट इज सेलिंग। ये इतने सारे फैक्टर्स हैं जो कि फार्मिंग या एग्रीकल्चर के लिए रिक्वायर्ड है।
इसमें एक और आप लिख लीजिए, दैट इज द एनवायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट। ठीक है, मानसून जिसको बोलते हैं। तो मानसून के अलावा भी जैसे अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो सिर्फ गर्मी में ही होती है, उसके टाइम पे अगर बारिश पड़ गई तो फसल बर्बाद। अब लैंड जो है, अब यहां पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। लैंड फिक्स होती है। 75% ऑफ पॉपुलेशन जो है फार्मिंग पर डिपेंडेंट है इस गांव में, जिसकी हम बात कर रहे हैं। आप पालमपुर की जगह इंडिया भी कर सकते हैं। जब देश आजाद हुआ उस समय भी 70-75% जनता ऐसी ऐसी थी जो कि एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थी। तो लैंड एरिया जो है कल्टीवेशन के अंदर, दैट इज फिक्स। ठीक है, और 1960 से लेके आज तक इस लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है इस गांव के अंदर। मेथड ऑफ कल्टीवेशन बदलते गए हैं, धीरे 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 नई नई फार्मिंग के पैटर्न्स आए हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग हुई है, जिनकी वजह से प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कल्टीवेशन के तरीकों को बदला गया। जैसे पहले हरित क्रांति नहीं थी, फिर हरित क्रांति आई तो उससे और चीजें बढ़ी। मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करें तो साल में अलग अलग टाइप की क्रॉप्स करना, सेम पीस ऑफ लैंड पे एक बार गेहूं उगा लिए, फिर एक बार चावल उगा लिए, इसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। फिर बीच के टाइम में मान लीजिए आपका कोई दाल उगा ली। ठीक है, ज्वार और बाजरा, ठीक है, ये रेनी सीजन में उगते हैं। राइस भी रेनी सीजन में उगता है। जबकि पटेटो जो है, पटेटो पटेटो रेनी सीजन में नहीं उगता। उसके लिए चाहिए कि हल्का ठंडा मौसम हो, ठंडा मौसम हो लेकिन बारिश ना हो। दैट इज द टाइम ऑफ अक्टूबर एंड दिसंबर। वीट जो है वो विंटर सीजन में होता है, मतलब कुछ लोग नवंबर में गेहूं लगा देते हैं और फिर उसको फरवरी के आसपास, फरवरी मार्च में काटते हैं। तो ये है मल्टीपल क्रॉपिंग के पैटर्न। मॉडर्न फार्मिंग क्या है? मॉडर्न फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग जहां पे आज की डेट में हम ज्यादा पैदावार की वैरायटी के बीज लगा रहे हैं, और ये इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम जो फूड ग्रेन की जो डिमांड है उसको हम क्या कर सके, मीट कर सके। लार्जर क्वांटिटी का फूड ग्रेन हम लैंड, हमारी जो लैंड है वो प्रोड्यूस कर सके, इसीलिए हम हाई यील्डिंग वेराइटी का सीड लगा रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो हाई यील्डिंग वेराइटी के सीड की जो सबसे ज्यादा खपत होती है वो कहाँ होती है? हरित क्रांति के बाद में, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में। फार्मर्स जो पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, वेस्टर्न यूपी के हैं, ये लोग ट्राई कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने ट्राई किया मॉडर्न फार्मिंग के मेथड्स को। ये हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में, जब यहाँ पर वीट और राइस के हाई यील्डिंग वेराइटी के सीड्स आए। ठीक है, इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल, जो हम ट्रेडिशनल बीज यूज करते थे उसकी जगह। अब आप लोग मुझे ये बताओगे, ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की हम इतनी चर्चा करते हैं, ठीक है, आप लोग मुझे बताइए कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? ठीक है, किनको कहते हैं? आंसर बताएंगे, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, और कब आया था ये भी बताएंगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन कब हुआ था। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़े डेवलपमेंट एफर्ट्स किए थे ताकि भारत की प्रोडक्टिविटी, फूड सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम थी उसको सुलझाया जाए। सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड की बात करते हैं। आज एक काम करते हैं, एक ही चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि टाइम ज़्यादा खिंच रहा है, तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, एक चैप्टर को खत्म करेंगे। सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड, साइंटिफिक रिपोर्ट्स के हिसाब से मॉडर्न फार्मिंग। अच्छा, पेपर आपको बुक में ये सब नहीं मिलेगा। ठीक है, बुक पढ़ोगे आपको कुछ कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी, और उन चीज़ों को मैंने बहुत ही प्रिसाइज वे में आप लोगों के लिए लिखा हुआ है ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, टाइम आपका कम से कम लगे। ठीक है, तो साइंटिफिक रिपोर्ट्स हम देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये हमें पता चलता है कि भाई कौन सी ज़मीन खेती के हिसाब से ठीक है, कौन सी ज़मीन खेती के हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है, कौन सी ज़मीन पर आप खेती कर सकते हैं और कौन सी ज़मीन पर आप खेती नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम सबसे पहले साइंटिफिक मेथड से देखते हैं कि ज़मीन के अंदर का पानी कितना है, नदियाँ कितनी हैं, आसपास लेक है कि नहीं है। अगर ये पॉल्यूटेड हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से अगर इनको पॉल्यूट किया गया है तो वो ज़मीन पर जो खेती होगी वो खाना जो है आपके लिए ठीक नहीं है। केमिकल फर्टिलाइजर जो हैं आपके गुड बैक्टीरियाज को भी किल कर देते हैं, बहुत सारे अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं जो कि इसेंशियल है किसी प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है,
कोई बात नहीं, मैं यही वाला कार्टून लगा दूंगा, तुम चिंता मत करो। हम्म। 8,857 बात कर रहा हूँ, स्पेक्स उतारो। हो जाएगी, आप तो सो पहले। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते हो। अगर मान लो ऐसे समय में उनकी जमीन जो है सूखे की वजह से या बाढ़ की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाए तो वो ये पैसा नहीं लौटा पाते हैं। अगर सरकार से ले रहे तो एक उम्मीद फिर भी रहती है कि सरकार माफ कर देगी कर्जा, लेकिन जो लार्ज फार्मर और मनी लेंडर हैं ये माफ नहीं करते। तो 3 तरीके की कैपिटल है, मैंने आपको बताई है, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। फार्म प्रोडक्ट को बेचना ये अपने आप में एक फैक्टर है। जब आप पहले क्या होता था, जब अर्लियर, बहुत ही अर्लियर टाइम में, जब हम प्रिमिटिव टाइम की अगर हम बात करें, प्रिमिटिव, अब मैं थोड़ा सा हिस्ट्री से भी कुछ कुछ टर्म्स ले रही हूँ। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर की बात करें, सबसे पहले ये आया था आपके देश में, मतलब दुनिया में। फिर आया था प्रिमिटिव इंटेंसिव, तो जहां पर भी ये इंटेंसिव लग जाता है, ठीक है, उसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा उगा रहे। इंटेंसिव का मतलब है कि आप रिक्वायरमेंट से ज्यादा उगा रहे, सरप्लस है। सरप्लस मतलब कि आप समझिए यहां पर जरूरत से ज्यादा, आप अपनी जरूरत से ज्यादा। अब मेरा खेत है मान लीजिए 10 एकड़ का, 10 एकड़ के खेत में इतना अनाज होता है साल में कि वो मैं पूरे मतलब साल अपने रिश्तेदारों को भी बुला लूं तो भी खत्म नहीं होगा। तो ये जो सरप्लस प्रोडक्शन है, इस सरप्लस का लोग क्या करते भाई, खेती वाले लोगों के पास में वो पैसा कैसे कमाएंगे, उनकी जेब में पैसा कैसे आएगा, उनके पास तो सिर्फ एक खेती ही है करने के लिए। तो वो ज्यादा अनाज उगाते हैं जिससे कि सरप्लस जनरेट हो। सरप्लस जनरेट होगा तो इस प्रोडक्ट को वो क्या करेंगे, बेचेंगे, ठीक है। मीडियम, अब क्या होता है, सरप्लस प्रोडक्ट आर सोल्ड टू मीडियम और लार्ज फार्मर्स बाई द स्मॉल फार्मर्स। छोटे छोटे किसान बड़े बड़े किसानों को बेच देते, बड़े बड़े किसान मंडी में जाके बेचते। आफ्टर दैट फार्मर्स बिल, ठीक है, आपको याद आ गया होगा। मीडियम और लार्ज फार्मर जो है क्या करते हैं, डायरेक्ट मार्केट में जाके मंडी में बेचते हैं। ट्रेडर जो है बाय करता है इनके प्रोडक्ट को, और इनके मार्केट के रेट्स के हिसाब से ये जो है फिर आगे चल के ये शॉपकीपर्स को जाता है, और शॉपकीपर्स के थ्रू ये हमारे घरों में आता है, ठीक है, टाउन और सिटीज में आता है, और हमारी प्लेट में तब जाके खाना आ पाता है। अब ये तो थी फार्मिंग एक्टिविटीज। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं कि हमने, आपने देखा मैम कि 75% लोग जो हैं फार्मिंग एक्टिविटीज कर रहे थे, और 25% लोग जो नहीं कर रहे थे, जिनके पास में खेती का बिल्कुल कोई भी टुकड़ा नहीं था खेती करने के लिए, वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कर रहे थे। ये गांव के वो लोग होते हैं जो आर्टिसन वगैरह होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही, या तो इनके पास में कोई भी जमीन का टुकड़ा नहीं है, या फिर बहुत ही नाम मात्र के लिए बहुत ही कम है। जैसे कि मान लीजिए आर्टिसन है तो कारपेंटर हो गया, कोई पॉटर हो गया, ठीक है, पॉटरी मेकर हो गया, या फिर कोई एक छोटा लघु कुटीर उद्योग वाला हो गया।
फैमिली लेबर की हेल्प से मान लीजिए इन्होंने अपना कुछ काम किया, ठीक है। या फिर ये वो लोग हो गए जो कि लेबर, ये लोग लेबर हायर नहीं करते। पहली बात, ये जो आर्टिसन वगैरह होते हैं, क्योंकि इनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि ये लेबर हायर करेंगे। इनके पास जमीन का, सोचो गांव में रहने के बाद जिसके पास जमीन का टुकड़ा ना हो वो गरीबों का भी गरीब है, ठीक है। तो ये लोग वो होते हैं। तो वर्क इज कैरीड आउट एट होम, घर में ही करते हैं या फिर कहीं बाहर फील्ड वगैरह में कर लेते हैं। जैसे कुम्हार अपना घर के अंदर चाक नहीं चलाता, भले घर के बाहर दरवाजे पे बैठ के जो है चाक चला लेगा। चाक बोलते हैं वो पॉटर व्हील को। ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो पीपल एंड गुड्स आर फेरिड, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सर्विस देना। जैसे मान लो गांव में किसी ने जीप खरीद लिया, किसी की शादी में किसी को कोई कार मिल गई या बुलेरो बुलेरो मिल गई, अब वो क्या करेगा, उसको टैक्सी की तरह चला देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनको पेमेंट मिलती है। तो रोड क्या है, रोड गांव में जनरली रोड इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ जनरली अगर हम बात करें तो रोड जो है ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम होती है। कई जगह नदियां भी होती हैं, बट एयर इज नॉट द ट्रांसपोर्टेशन मोड। डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो डेयरी इज अ मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग मनी इन द विलेज। पालमपुर की बात हो रही है यहाँ पे। और डेयरी एक तरीके का बिजनेस भी है जहां पर आप लोग जो हैं, हम लोग क्या करते हैं, एनिमल को क्या करते हैं, रखते हैं, एनिमल रियरिंग करते हैं, फिर उनके मिल्क को और उनके मिल्क से जुड़े हुए जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, डेयरी प्रोडक्ट जिनको बोलते हैं, उनको यूज करते हैं। जनरली हम जो यहाँ यूज करते हैं वो काओ और बफेलो, इनको मूलतः यूज करते हैं लोग। बकरी वगैरह को भी यूज करते हैं बट उतना ज्यादा होता नहीं है उनका मिल्क प्रोडक्शन। तो काउ एंड बफेलो आर मोस्टली यूज्ड एनिमल्स। फिर शॉपकीपिंग की हमने बात करी थी। शॉपकीपिंग इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ अर्निंग मनी, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि गांव में छोटी छोटी दुकानें होती हैं, आपने देखा होगा गांव में वो साइकिल पे भैया आते थे हर, और मतलब कुछ लोग ढकेल पे आते थे। अगर आपने नहीं देखा है तो भाई आपने, मतलब हम लोग वो सदी के बच्चे हैं जिन्होंने बहुत कुछ देखा है। हमने आज हम 4G वाईफाई से लेके हमने गांव का एंटीना तक देखा है, ठीक है। तो शॉपकीपिंग एक सोर्स का मतलब एक अर्निंग सोर्स है। यहाँ पर लोग जो है क्या करते हैं, वाइड रेंज ऑफ चीज, मतलब जैसे कि राइस वगैरह बेचते हैं, वीट वगैरह, घरों में ही आपस में लेन देन हो जाता है। शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बेसिकली ग्रोसरी के जितने भी प्रोडक्ट है, बैटरीज, कैंडल, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इनकी छोटी छोटी दुकानें होती है। कुछ लोग इंडिविजुअली बेचते हैं, आपने देखा वो साइकिल पर सूट वूट के कपड़े लेके आता है, बेडशीट लेके आता है, चादरें लेके आता है, साड़ी लेके आता है, ठीक है। साइकिल पे एक गांव से दूसरे गांव बेचते हैं। कुछ लोग बर्तन भी लेके आते थे जिनको गांव में पहले ठासे ठठेरा बोलते थे। आपने अगर हिंदी पढ़ी होगी तो हिंदी में आपने एक शब्द पढ़ा होगा जो आजकल बहुत ही कम यूज में होता है, ठीक है, ठठेरा। ये ठठेरा कौन है, ये ठठेरा वो व्यक्ति को कहते थे जो साइकिल पे बर्तन लेके आता था गांव वगैरह में या छोटे छोटे कस्बों में, और इनको लाके वहां पे बेचता था, ठासे ठठेरा। तो ये भी एक शॉपकीपिंग का ही तरीका है। तो ये चैप्टर हो गया है जी खत्म। मैंने एक एक चीज को आपके लिए यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, फार्मिंग के सारे फैक्टर्स को डिफाइन कर दिया है, ठीक है। ये जितने भी चीजें थी सबको अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ठीक है। अब ये पहला सवाल है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड एक्सरसाइज शुरू हो गई है। रिक्वायर्स मोर इनपुट, क्यों ज्यादा इनपुट्स की जरूरत होती है मॉडर्न फार्मिंग में। विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, ऐसे इनपुट्स, ऐसे इनपुट, देखो बेसिक सी चीज है ये तो आपने पढ़ी होगी। इनपुट आप लगाओगे, इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग होगी। अब इनपुट में रॉ मटेरियल भी हो सकता है, मशीनरी भी, तब जाके आपको कोई आउटपुट मिलेगा। तो फार्मिंग जो मॉडर्न वाली है उसमें ऐसे इनपुट लगते हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बने हैं। जैसे कि मैम ट्रैक्टर, ट्रैक्टर मेरे तुम्हारे घर में तो बन नहीं रहा है, ठीक है। जैसे कि मैम रोटावेटर, ठीक है, जो भी है अपना, ठीक है। तो क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं? हाँ जी, एग्री तो बिल्कुल करते हैं। लेकिन क्यों, क्यों ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड उसके लिए चाहिए, आप वो क्यों आप यूज करते हैं इसमें मैम, हाई यील्ड वेराइटी के सीड से। हाई यील्ड मतलब ज्यादा पैदावार, ज्यादा पैदावार तो मतलब मैम पहले जो हमारे किसान भाई क्या करते थे, हमारे किसान भाई, ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक फार्मिंग फैमिली से हूँ, एग्रीकल्चर फैमिली से हूँ। तो पहले हम लोग क्या करते थे ना, हल वल से करते थे, दो बैल ले लिए तगड़े तगड़े और अच्छा अच्छा सा एक हल बना लिया, उससे जो है खेत को जोतना और ये सब। लेकिन अगर आप बहुत बड़े स्तर पे खेती करना चाहते हैं तो उतना तो, क्योंकि उसमें लेबर मैन पावर भी बहुत लगती थी। तो दी सीड रिक्वायर अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, क्योंकि वेराइटी हाई यील्ड पैदावार तभी होगी जब उस पर किसी भी तरीके का कीड़ा पतंगा कुछ ना लगे।
एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स चाहिए होते हैं। अब ये केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड मेरे घर में तो बनते नहीं है, ये भी इंडस्ट्रीज में ही बनते हैं। प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए। जैसे आप मान लो हर गांव के बाहर, जैसे मेरे गांव के मतलब वी आर सो मच ब्लेस्ड कि हमारे गांव के बाहर ना 2-3 नहरें हैं, लेकिन हर जगह जो नहर या कैनाल या नदी नहीं होती है, तो इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल होती हैं, ट्यूबवेल जिसको बोलते हैं, ट्यूब वेल्स होते हैं वैसे, ठीक है। वहां पे एक कमरे के अंदर पूरा मतलब नीचे तक खुदाई करके और पूरा मतलब मैकेनिज्म बनाया जाता है, ये ज्यादा से ज्यादा पानी के लिए, प्रॉपर इरिगेशन के लिए। तो ये सारी, अब ट्यूबवेल भी मेरे तुम्हारे घर नहीं बनती, ये भी इंडस्ट्रीज में बनती है। ऑल दीज एलिमेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज, जो कि फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग के इनपुट है। इसलिए आप कह सकते हो कि इट वुड बी राइट टू से दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड मेक यूज ऑफ अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड। आउटपुट नहीं होगा यहाँ पे, इनपुट होगा। ग्रेटर इंडस्ट्रियल इनपुट यहाँ पे ज्यादा लगते हैं। कल को कोई पूछे कि मॉडर्न फार्मिंग में क्यों इतने इंडस्ट्रियल इनपुट लगते हैं, तो आप बता सकते हो। ये चैप्टर नंबर 1 का पहला सवाल था। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर। इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि ऑलमोस्ट हर घर में बिजली है, तो यहाँ पर क्या क्या मदद हो सकती है किसी गांव में। इलेक्ट्रिक कनेक्शन होने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी के स्प्रेड की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी के स्प्रेड की वजह से इस गांव के लोगों की क्या मदद हुई, हर घर में इलेक्ट्रिक कनेक्शन लग गए। इलेक्ट्रिसिटी का यूज गांव के लोग, किसान जो 75% किसान जो खेती करते हैं वो ट्यूबवेल के लिए यूज करेंगे, क्योंकि बिना ट्यूबवेल के लिए भी तुम्हें जनरेटर चाहिए, है ना, क्योंकि बिजली नहीं आ रही, तो वो बड़ा मतलब महंगा पड़ जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज आप ट्यूबवेल चलाने के लिए कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी का यूज आप बहुत अलग अलग तरीके के छोटे छोटे बिजनेसेस में भी गाँव में घर में कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ने दोना पत्थर लगाने की मशीन लगा दी, ठीक है, डिस्पोजेबल बनाने की, तो उसमें आपको बिजली चाहिए। तीसरा सवाल, इट इज इंपॉर्टेंट, इज इट इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन। क्योंकि हमने देखा है, अभी मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे, कहाँ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर में, इधर हमने देखा था, यहाँ पे लैंड इज फिक्स्ड, देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। 1960 से लेके आज तक लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन नहीं बढ़ पाया है। तो क्या इसको बढ़ाने की जरूरत है। इंडिया प्रमुखतः एक एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ की 2/3 जनसंख्या करीब करीब जो है डिपेंडेंट है फार्मिंग के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। लेकिन टोटल कल्टीवेटेड एरिया कंट्री के अंदर घटता जा रहा है, क्योंकि आपकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो रहा है कि खेती के लिए जो खेतों, किसानों के जो खेत थे वो कभी हाईवेज में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं कहीं को बहुत बड़े बड़े कुछ एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज, और ये 40% से भी कम हो गया है। ठीक है, देश की 67% करीब करीब जनता 40% जमीन पर खेती करती है। ठीक है, इन द रिमेनिंग एरिया फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल, वो इरेगुलर है, अनसर्टेन है। तो मॉडर्न फार्मिंग के मेथड्स में भी उसमें एडिकेट वाटर सप्लाई आपको चाहिए, जो हर जगह तो नहीं मिलती है। तो इंडिया कैन नॉट अचीव द गोल ऑफ सेल्फ सफिशियंसी, आत्मनिर्भर भारत का गोल हम तब तक अचीव नहीं कर सकते इन फूड ग्रेन्स अनलेस द एरिया अंडर इरिगेशन इज इंक्रीज। जब तक कि हमारा ये इरिगेशन, कृषि के जोतने का जो ये एरिया है, जब तक ये बढ़ेगा नहीं, तब तक हम ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और एरिया अंडर कल्टीवेशन कम होता जा रहा है, तो खाने को कहां से लेके आओगे। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। अगला सवाल आपका यही है कि मान लीजिए, अब देखिए डेवलपमेंट एक्टिविटीज तो इतनी हो रही है कि ये एरिया जनरली बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि ये कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, बढ़ेगा तो नहीं, क्योंकि बिल्डिंग तोड़ के या हाईवे तोड़ के आप खेती तो नहीं करोगे अभी। तो मेन हमारा सवाल ये है कि सेम पीस ऑफ लैंड पे फिर प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रही है, खाने को तो सबको चाहिए, कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो फिर हम क्या करें। तो इसलिए हमने चुने 2 तरीके, एक है मल्टीपल क्रॉपिंग, एक ही साल में एक ही जगह पर जहां पे आप खेती कर सकते हैं, जो एक ऐसी जगह है, ऐसी लैंड है जो कि कल्टीवेबल लैंड है जिसपे आप खेती कर सकते हैं, तो वहां पे मल्टीपल खेती करें। मोस्ट कॉमन तरीका यही है जो कि आमतः किसान यूज करता है। ठीक है, इसमें एक साल में एक क्रॉप से ज्यादा जो है सेम पीस ऑफ लैंड पे, मोर देन 1 क्रॉप। अब जैसे कि मेरे गांव में क्या होता है, मेरे गांव में गेहूं की खेती कर ली, फिर गेहूं करने के बाद एक बारी एक दाल लगा देते हैं, कोई भी लेंटिल। ठीक है,
लेंटिल्स लगा देते हैं। जैसे कि जनरली जो आपकी जो ग्रीन वाली है ना, ग्रीन वाली दाल, वो जनरली हमारे घर में, हमारे गांव में ज़्यादा लगती है। या तो वो ग्रीन वाली या फिर वो रेड वाली जो अंदर से रेड होती है बाहर से ब्राउन होती है, छिलके के साथ ब्राउन, वो 2 दाल लगते हैं। फिर लगाते हैं राइस। तो भैया रोटी का इंतजाम हो गया, दाल का हो गया, चावल का इंतजाम हो गया। रोटी दाल चावल मिल गया, बस सब्जी खरीद के लाने का है गाँव से, मतलब बाजार से। कई लोग उसमें भी क्या करते हैं कि जो अपने यहाँ पे क्या है ना, वो लौकी तोरई की बेल लगा लेते हैं, क्योंकि वो तो बेल पे होती है ना, तो मतलब सब्जी का भी इंतजाम हो जाता है। कहने का मतलब है कि सेल्फ सफिशिएंसी आप कब लाएंगे, जब मल्टीपल क्रॉपिंग कर पाएंगे। इंडियन फार्मर जो हैं एटलीस्ट 2 क्रॉप साल में एक बारी में उगाते ही हैं, ठीक है, 2 क्रॉप उगती ही हैं। कुछ कुछ फार्मर तीसरी क्रॉप भी उगा लेते हैं, ठीक है, वो पिछले 20 साल से ये ट्रेंड बढ़ा है। जैसे हमारे गांव में 3 क्रॉप उगा लेते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ये तो ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब वो जो सवाल का जवाब था वो था MS स्वामीनाथन। हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? MS स्वामीनाथन। तो इन्होंने हाई यील्ड वेराइटी के सीड्स और इरिगेशन की इन्होंने बात करी। ये टेक्नोलॉजीज लेके आए, मोस्ट कल्टिवेबल एरियाज में इनको लाया गया। और यहाँ पर जो पहले हम हल यूज करते थे, उस हल को रिप्लेस कर दिया गया ट्रैक्टर के थ्रू। थ्रेशर आ गए, हार्वेस्टर आ गए, रोटावेटर आ गए। कल्टीवेशन, जो कटाई है फसल की पकने के बाद की जो कटाई है वो बहुत फास्ट हो गई, ताकि जब फास्ट कटाई होगी तो क्या होगा, पहले फार्मर हाथ से काटता था, ठीक है, वो दरांती लेके, हांसिया जिसको बोलते हैं। अभी फास्ट कटाई हो गई तो अभी क्या होएगा, उससे उससे मैम ये होगा कि अब ना जल्दी से आपका खेत जो है रेडी हो जाएगा अगली फसल के लिए जोतने के लिए। डिस्क्राइब अ वर्क ऑफ अ फार्मर विद 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। जिसके पास में सिर्फ 1 हेक्टेयर यानी कि 5 बीघा जमीन है, वो फार्मर क्या ही करेगा? वो फार्मर पहले तो अपने यहाँ पर खेती करेगा, मतलब अपने को केयर करेगा, अपने साथ साथ क्या करेगा, अब वो कुछ न, और ये अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ करेगा। क्या ये लेबर यूज करेगा? नो यूज ऑफ लेबर। भैया 1 हेक्टेयर जमीन में क्या ये बाहर से लेबर मंगाएगा? नो यूज ऑफ लेबर। लेबर हायर नहीं करेगा, नो यूज ऑफ हायर दी लेबर, ठीक है। फार्मर जो है खुद और अपनी फैमिली मेंबर के साथ करेगा। नॉर्मली यूज अ पेयर ऑफ बुलक्स, ठीक है, इसको तो ट्रैक्टर की भी जरूरत नहीं है, तो ये अपने बुलक्स से ही क्या है खेत को जोत लेगा। फैमिली मेंबर्स जो है यहाँ पे असिस्ट करेंगे बीज बीज बोने में, तो इसके लिए भी मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हार्वेस्टिंग टाइम में थोड़ी बहुत जो है इसको जरूरत हो सकती है, जब फसल की कटाई की लेबरर्स की, ठीक है, उस टाइम पे। वैसे जनरली बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो 1 एकड़ में भी जो है लेबर का यूज करते हैं। मीडियम, ये तो हो गया स्मॉल फार्मर। मीडियम और लार्ज फार्मर क्या करेगा? उसको कैपिटल कहाँ से मिलता है? क्योंकि उसमें कैपिटल ज्यादा लगता है, क्योंकि जितना बड़ा खेत होगा उतना ज्यादा आपको बीज बोना पड़ेगा, और फिर जो है उतना ज्यादा ट्रैक्टर वगैरह खेत जोतने के लिए लगेगा। तो ये कैपिटल पहले से कहाँ से आता है? ये कैपिटल आता है यूजुअली ये जो सरप्लस कैश होता है, कैश, ये पिछली खेती में जो है फार्म प्रोड्यूस जब इन्होंने बेचा होगा, उससे जो इनका जो पैसा बचा, ठीक है, सरप्लस कैश, हाथ में जेब में जो पैसा बचा वो इसको कैपिटल की तरह यूज करेंगे। इनके पास में लैंड भी है, इनके पास में हाउस भी है, तो इजीली इनको लोन भी मिल सकता है बैंक से, तो भी ये कैपिटल इकट्ठा कर लेंगे। स्मॉल फार्मर को ये फैसिलिटी नहीं मिल पाती, इनको बहुत कम लोन मिलता है, ठीक है, या तो मिलता ही नहीं है या बहुत कम मिलता है। तो इनको लोकल मर्चेंट के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, लोकल साहूकार, मनी लैंडर या जमींदार के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। जो बड़े वाले होते हैं उनको तो बैंक भी दे देती है। एक सवाल और है, फिर उसके बाद आज खत्म करेंगे। What can be done so more non-farm production activities, जो कि सिर्फ हमारे पास 25% है, इनके लिए हम और क्या कर सकते हैं? कैन बी स्टार्टेड इन विलेजेस। 3 तरीके की चीजें हैं जिनको और हम एंकरेज कर सकते हैं एज द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेजेस। गवर्नमेंट ने इसके लिए सेटअप करी हैं स्कीम्स, ये सारी की सारी आपके चैप्टर में नहीं बताया गया, ये मैं आपको एडिशनल बता रही हूँ। तो इन एफर्ट्स को आप लोग थोड़ा सा जो है मान्यता दीजिएगा अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर कुछ बढ़िया हो रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना भैया, ठीक है। तुमको एकदम इतनी आसानी से, इतने साधारण तरीके से और कोई क्या ही पढ़ाएगा। तो द गवर्नमेंट शुड सेटअप स्कीम्स, जहां पे गवर्नमेंट स्कीम लेके आती है उन फार्मर्स के लिए जिनके पास में जमीन बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है, तो जो नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज में करेंगे काम। तो स्मॉल फार्मर्स जो है उनको बहुत ही सस्ते ब्याज दर पे लोन मिलते हैं, और फिर जो है इंडिविजुअल या कम्युनिटी बिजनेस करने के लिए, इंडिविजुअल कम्युनिटी बिजनेस करने के लिए, जैसे कि आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर एक चीज ये है। दूसरा,
फाइनेंशियल असिस्टेंस के अलावा गवर्नमेंट जो है यहाँ पर रूरल वर्कशॉप भी बनवाती है, जिससे कि गांव के जो विलेजर्स हैं जिनके पास में लैंड नहीं है, लैंडलेस हैं, वो अपनी स्किल के आधार पे, मतलब या तो अपनी जिनकी स्किल्स नहीं है वो अपनी स्किल डेवलप कर सकें और अपना कुछ काम शुरू कर सकें। तीसरा है यहाँ पर जो है इम्प्रूव करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के को, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को। जैसे आप एमजी नरेगा देखेंगे। एमजी नरेगा क्या है, ये उन लोगों के लिए कि भैया जिनके पास में खेती या तो बहुत कम है या है ही नहीं, तो एटलीस्ट उनको 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट की गारंटी मिल जाती है। 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट यानी कि करीब करीब 3 महीने, 3.5 महीने हो गए। 3.5 महीने काम करने के लिए उनको पैसे भी मिलते हैं, जिससे कि क्या है, गांव का विकास भी होता है, डेवलपमेंट भी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। जैसे गलियां बनवा दी, स्कूल बनवा दिया, स्कूल की मरम्मत करा दी, कोई और कुछ चीज बनवा दी, कैनाल बनवा दी रूरल पार्ट ऑफ कंट्री में, एज वेल एज ये अब जैसे रोड्स वगैरह बनवाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, गांव को शहर से जोड़ेगा। ठीक है, ये गांव को शहर से जोड़ेगा, रोड हैं, ये सब चीजें हैं। तो एमजी नरेगा एक्सेट्रा ऐसी ही स्कीम से, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ऐसी स्कीम है जो कि गवर्नमेंट जो है गांव को सड़क से जोड़ने के लिए कर रही है, ताकि जो नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज करने वाले लोग हैं वो अपने प्रोडक्शन को, अपने प्रोडक्ट को जाके कस्बों में, शहरों में बेच सकें अपने उनसे जुड़े हुए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको बेसिकली प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना था, तो हमने पढ़ा है। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 2। ठीक है, पीपल एज रिसोर्सेज। तो मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन को कंज्यूम करने के लिए आपको क्या है, लोग, खपत, ठीक है, डिमांड होगी तभी प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो अब प्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन पीपल कैसे रिसोर्स हैं, जो हमने बात करी एक ह्यूमन कैपिटल की, तो ये ह्यूमन कैपिटल हम लोग अभी अगले सेशन में देखेंगे। ठीक है, पीपल एज अ कैपिटल, उसमें भी क्वेश्चंस बताऊंगे मैं आपको, कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से, हल्के फुल्के क्वेश्चन, मतलब कि ये वो क्वेश्चन है जैसे आपका चैप्टर आपने पढ़ लिया तो आपको इस चैप्टर से क्या क्या समझ में आएगा। ठीक है, ये चैप्टर, ये क्वेश्चंस जनरली आपसे इंटरव्यू में पूछ ले अगर, भले ही थोड़ा बहुत, ठीक है, प्रीलिम्स वगैरह में तो खैर क्या ही पूछेगा, मेंस में थोड़ा बहुत यहाँ से आप लिख सकते हैं बना के। ठीक है, तो पीपल एज रिसोर्सेज हम करेंगे, तो ये भी अच्छा चैप्टर है, इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को यदि शेयर नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय, गुड नाइट।